पीएससी करने का ख्याल कैसे आया? जैसे लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, हाँ, ऐसा बहुत पैसा माइंडसेट लगता हो है। जाता है। पहले तो ऐसा लग रहा है कि एक क्षण में आपने इस पोजीशन को हासिल कर लिया। जब पैसे नहीं थे घर में, मेरी मम्मी भी डॉक्टर्स के काम करने जाती थी। पापा का तबीयत उतना ठीक नहीं रहता था। बुक्स लेने के लिए दोस्तों से उधारी, बहुत रोना आता था। कौन सी चीज ऐसी क्लिक की, देख के लगा कि नहीं अब तो ऐसा बनना है? मम्मी का ऐसा था कि अब मैं और पैसा नहीं दे पाऊंगी, पॉट तोड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आप लोगों की अपनी जर्नी कैसी थी? कई बार ऐसा लगता है कि मैं कितना रोऊं। बाकी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि वो खुद से जीतने का क्या रेसिपी है? पीएससी निकाल रहे हैं, सीजीपीएससी निकाल रहे हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं, एलियन थोड़ी हैं। क्या ऐसी दो इम्पोर्टेंट चीज है जो पीएससी या यूपीएससी क्लियर करना चाहता है कोई, तो उसको वो छोड़नी नहीं चाहिए? एक ये भी रहता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए एंटर हुए, उसके पहले का मनोभाव, तो वो कैसी फीलिंग? तो पहला ही क्वेश्चन था कि जब मैंने यूज़र्ट के पॉडकास्ट की शुरुआत की तो इसकी एक ख़ास वजह थी, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि हम सभी की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ ऐसा ख़ास ज़रूर होता है जो एक दूसरे को प्रेरित करता है। वैसे भी कहा जाता है कि सपने तो सभी देखते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी सभी करते हैं, लेकिन सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जो असफलता से डरे बगैर अपने सपनों को पूरा करने की ज़िद पर अड़े रहते हैं। आज इस फ़िलॉसफी को क्रैक करेंगे हमारे दो मेहमानों के ज़रिए। हमारे साथ इस एपिसोड में यामिनी सिदर और सुष्मिता टोंगरे हैं, जिन्होंने असफलताओं के बावजूद अपने सपने को साकार किया। यूज़र्ट के पॉडकास्ट में आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुष्मिता और यामिनी, ये दो नाम अब जो है वो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में हर कोई पहचान रहा होगा और जान रहा होगा आपके नाम ना। तो ये सपना कैसे जागा, मतलब ये इतना बड़ा सपना, मतलब क्योंकि आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हो, आपकी फैमिलीज़ में तो कोई लोग दूर दूर तक नहीं हैं, तो कहाँ से ये इस चीज़ के बारे में पता चला? ठीक है, ये तो सपना एक अलग था, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई के प्रति जो रुझान है, क्योंकि आपने एमएससी किया है फिज़िक्स में, आप बीटेक किया है आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो पढ़ाई के प्रति सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रुझान कैसे था? मम्मी बताती है कि बचपन में जब दीदी स्कूल जाती थी तो छोटी थी ना, तभी मम्मी बोलती थी कि साथ में जाऊंगी करके, तो इसीलिए उम्र बढ़ा के लिखा है। 2000 का जन्म है, 1999 लिखा है क्योंकि मेरा उम्र नहीं हुआ था उस टाइम पे स्कूल जाने के लिए। तो बताते हैं कि बचपन से पढ़ाई में अच्छी थी। मैंने क्लास 5th में टॉप किया, 8th में टॉप किया, 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया और 85% आया इसमें फिजिक्स एमएससी की, तो लगभग सारे क्लास में अच्छे मार्क्स आए। तो फिर मेरा मतलब फैमिली बैकग्राउंड ना थोड़ा ऐसा था। मेरी मौसी थी जो पढ़ने वाली थी, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली थी, मतलब पूरे फैमिली में उनसे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता था, ऐसा था थोड़ा सा। फिर ऐसे लगता था मौसी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। क्या किया उन्होंने, क्या पढ़ती थी वो? मौसी भी इंजीनियरिंग की है। अच्छा अच्छा, लेकिन आपके फादर, शायद आप ही के फादर पैरालाइज्ड हो गए थे 2021 में? हाँ, मतलब मेरे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही एनएस के आने से 3 महीने पहले वो पैरालाइज्ड हो गए। तो मेरे लिए उस समय ना एनएस के ज्वाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि मैं घर को छोड़कर कैसे जाऊँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 सिस्टर हैं और मेरी बहन है। अच्छा, तो मतलब मैं घर पे रहूँ कि जॉब वगैरह करूँ या पढ़ने जाऊँ, ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर पापा मम्मी दोनों ही बोले कि, और मेरे सिस्टर, कि मैं घर पे रहूँगी, तू जा पढ़ने के लिए, ऐसे। और फिर आपकी मम्मी ने शायद फिर काम करना शुरू किया? फिर मम्मी खाना बनाने जाना स्टार्ट करी, तो फिर घर वो लोग देखते थे, मैं बाहर थी। तो लेकिन सीजीपीएससी का ख्याल कैसे आया, क्योंकि आप लोग अपने अपने फील्ड में तो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, उसके बाद ऑब्वियसली आप भी इंजीनियर होकर कहीं अच्छी नौकरी ज्वाइन कर सकती थी, आपने भी एमएससी अगर फिजिक्स में किया है तो अच्छी जॉब आपको मिल जाती टीचिंग में या कहीं, बट ये पीएससी करने का ख्याल कैसे आया? मैम पहले से ही था कि प्रशासनिक सेवा में जाएं करके। अच्छा। हाँ, तो हमारे हॉस्टल में, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बेमेतरा तरह से पढ़ी हूँ, तो वहाँ लगभग कलेक्टर्स वगैरह लोग आते रहते थे, तो बताते थे कि अच्छा होता है, मतलब लोगों से जुड़ के काम करना होता है और मतलब मान सम्मान के साथ सब चीज़ मिलता है ऐसे करके। तो लगा कि इसमें जाना चाहिए करके, और फिर उसके बाद नेतृत्व साधना केंद्र का हमको पता चला। तो आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम कोचिंग नहीं कर सकते थे, तो फिर सोचे कि इसमें अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो सपने भी पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे करके।
कोई ऐसी खास बात लगी, जैसे आपने कहा ना कि कलेक्टर्स आते थे यहाँ विजिट करने के लिए, तो बोलना एक अलग बात होती है कि कोई भी बोलता है कि इस सर्विस में बहुत सम्मान है, बहुत पावर है, लेकिन जब कोई एक चीज़ क्लिक करती है ना, तो वो कभी आप लोगों को कौन सी चीज़ ऐसी क्लिक की बातों के अलावा? कभी किसी को देखा हो या देख के लगा कि नहीं अब तो ऐसा बनना है, ऐसा कोई इंसिडेंस या कोई ऐसा ध्यान आता? मैम वो पोजीशन ही ऐसा है कि वहाँ जाकर ना हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लोगों से जुड़कर काम भी कर सकते हैं और हमें मान सम्मान भी। मिलेगा। तो ये मान सम्मान के लिए इसलिए भी ज़्यादा नहीं लगा कि चूँकि आप दोनों जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, यकीनन मतलब माता-पिता को उतना सम्मान या एक मन में होता है ना कि हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ हमारे माता-पिता को आज अगर उस सम्मान से नहीं देखा जाता है तो हमारी वजह से देखा जाए, ऐसा भी था कुछ? आज ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी रिजल्ट के बाद से, जब से रिजल्ट आया तब से। मतलब पूरे एरिया में, मतलब रायपुर में भी जितने रिलेटिव्स हैं जो देख रहे हैं ना, वो एक दूसरे को फ़ोन कर करके बता रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि इनकी बेटी है, ये बन गई। लोग मिलने आ रहे हैं घर, अपने घर बुला रहे हैं। मतलब बहुत खुश है मम्मी पापा। लेकिन ये तो देखिए सुष्मिता और यामिनी, आप आज जहाँ पहुँचे हो, आपकी जर्नी को आपके अलावा कोई नहीं जानता, है ना? और मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे एक रात में जब रिजल्ट आया, उनके लिए तो ऐसा लग रहा है कि एक क्षण में आपने इस पोजीशन को हासिल कर लिया। आप लोगों की अपनी जर्नी कैसी थी? हर दिन की लड़ाई कैसी थी? मैम जब शुरू किया था तो पता नहीं था कि हम अभी आपसे मिलकर ऐसे बातें करेंगे इस फील्ड के बारे में कि क्या क्या कठिनाइयाँ आई। तो जब पैसे नहीं थे घर में, मेरी मम्मी भी डॉक्टर्स के यहाँ, मतलब डॉक्टर हैं बेमेतरा में, तो उनके यहाँ काम करने जाती थी उनके बच्चे को रखने के लिए। पापा का तबीयत उतना ठीक नहीं रहता था, चपरासी हैं हॉस्टल में, तो मुझे पढ़ाने के लिए मम्मी गई वहाँ काम करने के लिए, मैं आई यहाँ। तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो इसके इलाज के लिए अच्छे से पैसे नहीं थे। मम्मी का इलाज, मतलब मम्मी का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है, तो इस टाइम पे तो कैसे ये स्थिति सुधरेगी करके बहुत रोना आता था कि कैसे करूँगी, कैसे पढ़ूँगी। बुक्स लेने के लिए दोस्तों से उधारी, ऐसा सब करना पड़ता था। फिर भाई मेरे कारण जिम गया, जिम ट्रेनर बन गया, तो वो मेरा छोटा भाई है लेकिन मुझे पढ़ा रहे हैं, इस तरीके का वो पढ़ाया। फिर फाइनेंशियल इशू से ज़्यादा आई। कई बार ऐसा होता था, मैं हॉस्टल में हूँ यहाँ, मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी, एक फ़ोन आता था, मम्मी रोने लगती थी और मैं तुरंत बस से सुबह जाती, फिर शाम को हॉस्टल फिर आती, ऐसे करके रायपुर से बेमेतरा से रायपुर लगातार। फिर पढ़ाई भी गैप होता है तो ऐसा लगता है सब चीज़ नया नया लगने लगता है, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो गया। लेकिन हमेशा सर लोग का सपोर्ट रहा, आत्मविश्वास रखो और निरंतर पढ़ते रहो तो चांस अच्छे होते हैं सिलेक्शन होने के। और ये आज यहाँ पर बैठी हूँ। कोई ऐसा समय आया, मतलब ये तो आपने बताया कि दिक्कतें तो ऑफ कोर्स आती रही, लेकिन कभी कभी आता ना बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड आ जाता है कि एकदम लास्ट स्टेज आ जाती है कि बस अब तो ख़त्म कर देते हैं, ऐसा कभी आया? आता है मैम कभी कभी कि बस अब लास्ट हो गया, अब करने का मन नहीं करता, छोड़ दूँ क्या लगता है। लेकिन जब देखो कि इतने साल का मेहनत हो गया, 2 साल हो गया लगातार, और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्री निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, तो अब हार नहीं मान सकते। तो फिर हमेशा भाई पापा लोग से बात करती थी, तो कहते थे कि नहीं, हमन तो नहीं बोला था ना तोला कुछ, तोला पढ़ना है ना, शादी की बात करतन ना कुछ के बात करतन, हमन सपोर्ट करतन, घर साइड बिल्कुल ध्यान मत दे, हमन सब संभाल लेबो, तैसी अपन पढ़ाई कर। तो वो एनर्जी के रूप में आता था। हाँ, तो फिर पढ़ाई शुरू कर देते थे फिर से। यामिनी, आपकी क्या मुश्किलें आई? जैसे इन्होंने तो आर्थिक परेशानी ऑफ कोर्स आपको भी आई होंगी, तो कैसा था, मतलब वो कैसा फील होता था हर दिन? स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन ठीक है, चल गया स्टार्टिंग में। फिर हम लोग बोरसी में जब 2 साल तक थे, तब थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज आ रहा था, तो सर लोग सपोर्ट किए। फिर उसके बाद हमारा हॉस्टल पहले NSK में था, मतलब दुर्ग में था, सॉरी। तो दुर्ग से जब रायपुर शिफ्ट हुआ ना, तब मैं प्रॉपर घर चली गई थी। अच्छा, मतलब आप इंस्टीट्यूट में ना रह के घर से रह करके कोचिंग कर रही थी? अच्छा, आप मतलब घर ही शिफ्ट हो गई थी कि घर में पढ़ूंगी ऐसे करके। मम्मी का ऐसा था कि अब मैं और पैसा नहीं दे पाऊंगी, ऐसा था, तो घर शिफ्ट हो गई थी, ठीक है घर में पढ़ लूंगी करके। फिर मम्मी ही बोली कि अब इतने दिन तक रही है तो तू और जा,
अब 2 साल रह कर आई है, 2 साल अपना पूरा दी है, तो खाली हाथ घर नहीं आना अब ऐसा था। अच्छा, मतलब वो अल्टीमेटम देके भेजा उन्होंने। नहीं मतलब अब इतना मेहनत कर, हाँ, मतलब इतना प्रोत्साहित करके भेजा आपको कि मतलब आप पढ़ के आओ। मतलब तू कर लेगी, हो जाएगा, तो खाली हाथ घर नहीं आना है। तो फिर जब हॉस्टल आई तब घर में थोड़ा हेल्थ इशू आ रहा था पापा का, फिर मम्मी का भी तबीयत खराब हो जाता था। तो इस टाइम जब मैं रायपुर आई तब मेरा घर आना जाना ना बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर जब मैं यहाँ आई तो मैं रायपुर में कुछ महीने जॉब भी करी, अच्छा, कहाँ जॉब किया आपने? एनएसके में ही। अच्छा, वहाँ क्या करते थे आप? पढ़ाते थे? नहीं, पढ़ाने का नहीं, क्वेश्चन पेपर टाइपिंग, ऑफिस का कुछ कुछ काम ऐसा करती थी। तो कुछ महीने जॉब करी, 4-5 महीने ही। उसके बाद फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर मन में एक डर भी था कि इतने दिन तक मैं जॉब कर ली हूँ, पढ़ाई अच्छे से हुआ नहीं है, अब फिर प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं। और घर वालों को बोल कर आई थी कि नहीं, बस एग्ज़ाम निकल जाए उसके बाद मैं आ जाऊँगी। अब बार बार उनका प्रेशर भी आता था कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। मतलब आपके पास तो डबल चैलेंजेस थे, मुझे ऐसा लग रहा था। सुष्मिता को कम से कम घर की तरफ से शांति थी कि वहाँ से पूरा सपोर्ट था, आपको घर की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था और खुद से भी लड़ना था। तो कैसा लगता है मुझे, मतलब मैं उस फीलिंग को जानना चाहती हूँ कि जब आप पढ़ने बैठते हो और आपके दिमाग में 50 चीज़ें चल रही हैं, एक चीज़ आपको रोक रही है कि अब नहीं पढ़ना है आगे, या आपकी मुसीबतें हैं, आपका मन कैसे उसको आप फिर से रिजिनुएट करते हो या खड़ा करते हो कि नहीं, बाकी सब चीज़ें शट ऑफ करके अब हमको सीधे पढ़ना है? क्या थॉट आता है उसमें? टीचर्स थे टीचर उस से टाइम बात पे, करते थे, मेंटरिंग जो करते हैं। टीचर्स थे ना, उनसे मतलब अपना सारा प्रॉब्लम शेयर करते थे। तो वो लोग समझाते थे, ऐसे थे कि एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता था कि नहीं वो कैसे समझाते थे, क्या बोलते थे? मतलब ऐसा है कि अगर हम अभी घर भी चले गए तो हम क्या कर लेंगे। मतलब अगर हम घर का सिचुएशन ठीक भी कर सकते हैं तो वो हम कुछ पा कर कुछ ही कर टाइम सकते के लिए हैं। रहेगा, और हाँ, वो ये सिर्फ सब चीज़, कुछ टाइम के लिए हाँ। रहेगा अगर हम जॉब करेंगे कोई भी। तो अब हम जहाँ पहुँचे हैं उससे वो सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके लिए ना हमारे चंद्रेश सर हैं ना एनएसके के, वो एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हमारे बीच कि जैसे वहाँ रहेंगे, हमारी फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो भी मिलेगा, ऐसे करके हम लोग पेपर सेट करते, मतलब हॉस्टल के काम में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाए कि चलो आप पेपर छांट दो, पेपर चेक कर लो। कुछ लोग हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे करके मैंने फिजिक्स पढ़ाया वहाँ। तो ऐसे ऐसे करके अच्छा, मतलब इंगेज करते थे कि आपको वो थॉट आए ही ना ऐसे। फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी ठीक हुई, फाइनेंशियली हाँ, सपोर्ट भी सपोर्ट मिल भी मिल जाए जाएगा, हमें थोड़ा सा, और हम हॉस्टल वहाँ भी रह भी जाए। रह भी जाएं, और पढ़ाई में हम अपना जो योगदान है थोड़ा बहुत, कि जो हमने सीखा है वो कम से कम बच्चों को सिखाएं, क्योंकि अब हम लोग उसी हॉस्टल में रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो हम लोग का बराबर लेवल हो जाता है, तो हम लोग अच्छे से एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, फिर अच्छे से पढ़ भी पाते हैं, तो ऐसे करके इंटरेक्ट अच्छे से हो जाता था। आप दोनों ने साथ साथ पढ़ाई शुरू की, और कितना मतलब कोइंसिडेंस है ना कि आप दोनों का तीनों थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने, तो आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम भी नहीं निकला था, निकला था, आपका नहीं निकला था। फिर सेकंड में आप इंटरव्यू तक गई थी, और फिर थर्ड आपने 28th आपकी रैंक है, 28th, और आपकी 23rd रैंक है, कैटेगरी वाइज 23rd है। सो तो क्या डिफरेंस लगा आपको, कि आपने क्या रियलाइज़ किया कि आपका जब इंटरव्यू नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला इंटरव्यू, और फिर आपने क्या तैयारी की कि फिर आपने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया? मैम, मेरा मेंस था वो गया था, अच्छा उतना अच्छा नहीं गया था जितना रैंक बनना चाहिए, तो मेरा ऐसे में नंबर कम हो गया था, लैंग्वेज में कम हो गया था, ऐसे करके थोड़ा मतलब काफ़ी कम हो गया, 50 नंबर लगभग कम हो गया था। तो फिर और इंटरव्यू में गई तो इंटरव्यू में भी सिर्फ 50 नंबर मिले, तो ऐसे करके 451 रैंक बना। फिर उसके बाद मैंने देखा कि पेपर मंगाया मैंने आरटीआई से, तो देखा कहाँ कहाँ कमी है, तो लैंग्वेज में काफ़ी कम हुआ, तो उसको ना मैंने लैंग्वेज में, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, तो इंग्लिश में अच्छे से तैयारी की, इंग्लिश हिंदी को अच्छे से किया,
तो फिर उसमें अच्छे मार्क्स आए और इस बार एसी में काफ़ी अच्छा मार्क्स आया। और जो लगभग लोग जिसमें निकल नहीं पाए पेपर 4 में, उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आ गया। तो ऐसे पेपर करके 4 कौन सा? पेपर 4 साइंस का होता है। साइंस का, ओके। तो आप साइंस लोगों का मैथ्स। बैकग्राउंड ही है तो आपके हाँ लिए अच्छा रहा। हाँ, तो ये सपोर्टिव पार्ट रहा, तो इसमें मार्क्स गेन हुए इसमें। और इंटरव्यू में इस बार मेरा कॉन्फिडेंस पिछले टाइम की अपेक्षा अच्छा रहा। और लास्ट में जब मैं रूम से निकली तो उस टाइम पे मैम लोग हंसे और अच्छा लगा कि पॉजिटिव थोड़ा सा नोट आया। Environment हाँ, आपको feel इन्वायरमेंट। हुआ। हाँ, तो लगा कि इस बार अच्छा हो जाएगा करके, तो इस बार अच्छे मार्क्स मिले और 451 रैंक से सीधे 28 और कैटेगरी वाइज फर्स्ट में। अरे वाह, ग्रेट। और यामिनी आपका? मेरा लास्ट टाइम थोड़ा टेस्ट सीरीज का इशू था। मतलब हमारा जो एनएसके है ना, वो थोड़े डेंजर में था उस टाइम पे। तो उस टाइम ऐसा सिचुएशन आ गया था कि एनएसके को बंद कर देना चाहिए। ऐसा मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था वो। क्यों बंद कर देना चाहिए? फाइनेंशियली थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम सपोर्ट थोड़ा सा, हाँ, सपोर्ट थोड़ा कम था। तो उस टाइम पे शिवाशा फाउंडेशन, अनूप अग्रवाल सर का बहुत सारा थैंक यू है, और जिला प्रशासन गौरव सर का, कि वो लोग सपोर्ट किए, तब हमारे एनएसके आज यहाँ खड़ा हुआ है। हाँ। और हम लोग एनएसके से निकल पाए हाँ, आज। तो उनके सहायता से टेस्ट सीरीज अच्छे से चल पाई, टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक इंटरव्यू अच्छे से हो पाए। तो जो पूरा प्रिपरेशन हाँ, बहुत अच्छे से बहुत कर अच्छे से। पाए इस साल। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं हमने कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और नहीं निकलते हैं तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, है ना। सो उन लोगों को आप क्या बोलोगे? मतलब आप लोग तो खुद जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद और थर्ड अटेम्प्ट में आपने किया, तो उनको क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे कि वो होल्ड कर सकें इस चीज़ को? मैम, कोई हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं जिनसे हम बात करते हैं ना, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। मतलब एक सपोर्ट रहता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या टीचर्स हो या मम्मी पापा हो। बस अगर सामने वाला एक बार बोल दे कि नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस शांति से करना है, मतलब हमारी भावनाओं को समझ सके। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा भी नहीं समझ पाते, समझते होंगे वो लोग भी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा है कि हर चीज को बताया नहीं जा सकता कि हाँ। कैसा लग रहा है उस टाइम पे, क्योंकि अब बता दोगे ना तो मोर बेटी चिंता करत है, वो कैसे करत हुई, दुबरावत जात है, मतलब ऐसा नहीं होता है। नहीं, वही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो आप अभी तक आप लोग बता रहे हैं कि आपकी फैमिली का सपोर्ट था, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट था, आपके टीचर्स का सपोर्ट था, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आप किसी को कुछ नहीं बता पाते। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं होती, खुद से होती है लड़ाई। तो वो लड़ाई कैसे होती है? और असल में असली जीत तो वही होती है कि जब आप खुद से जीत गए तो आप फिर जीत जाओगे। वो खुद से जीतने का क्या रेसिपी है? आया था मैम एक बार, मतलब वो तो आते रहता है, लेकिन एकदम ज़्यादा हुआ था जिस टाइम पर मैं वॉशरूम में जाके एकदम चिल्ला चिल्ला के रोई थी, सब ऑन करके नल वगैरह, कि किसी को सुनाई ना दे कि कैसे करूँगी करके। तो फिर मेरा शांत रहने का और अकेले रहने का थोड़ा सा अच्छा लगता है ये सब चीज़, शांत। तो मेडिटेशन करती हूँ तो एनर्जी अंदर से आती है, तो ये मेडिटेशन काफ़ी हेल्प किया। मतलब जब चिल्ला चिल्ला के रो के आपने पूरी नेगेटिविटी निकाली, फिर खुद के साथ कनेक्ट हुई आप? ऐसा हुआ था एक बार। फिर उसके बाद ऐसा भी लगता है मैम कि रोने से ना खुद को हम कमज़ोर बनाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं कितना रोऊं, मैं कर सकती हूँ। तो जब इतना निकल गई, जब मैं फर्स्ट टाइम में जब प्री निकाल सकती हूँ जिसमें लाखों लोग नहीं निकाल पाते, तो मेरे में कुछ तो है, बात तो है। ऐसे करके पॉजिटिविटी लाना पड़ता है अपने अंदर। तो कई बार ऐसा भी था कि मैं कर सकती, क्यों नहीं करूँगी? जो निकाल रहे हैं, पीएससी निकाल रहे हैं, सीजीपीएससी निकाल रहे हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं, एलियन थोड़ी हैं। कई बार इस शब्द को इसको भी बोलूँ कि कोई निकाल रहे हो, एलियन थोड़ी, हम ही लोग के जैसे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो कई बार ऐसा करके मैं लोगों को समझाती भी थी, इसको भी समझाई हूँ, अपने आप को भी समझाई, ऐसे करके एक दूसरे को बता करके, खुद से बातें करके। और कभी कभी तो पेपर नोट, कि अपने आप को जितना हो बुरा भला कह लो वाला, तो थोड़ा। अच्छा, खुद के लिए लिखती थी आप? क्या लिखती थी उसमें? कुछ नहीं, कि बस ये कि तू कर सकती है, तू कर सकती है, अगर तू हार मानी तो तू सोच ले, जाएगी घर में जाएगी। और मेरी दीदी लोग का शादी हो गया है छोटे छोटे उम्र में, मामा गांव में, थोड़ा सा गांव एरिया है, तो जल्दी शादी हो जाती। तो उनकी हालत कैसी है? ऐसी तेरे को करना है, तेरे को खाना भी बनाने नहीं आता है, कुछ नहीं आता, तो क्या करेगी? तो पढ़ना ही लास्ट ऑप्शन है, तो कर लेगी, जरूर कर लेगी, ऐसे करके अपने आप को ऐसा। और यामिनी, आप क्या सेल्फ नोट लिखती थी? सेल्फ नोट लिखती थी? आपका क्या टेक्निक थी?
मुझे जब थोड़ा डिमोटिवेशन लगता था तो मैं सर से बात करती थी, या एक मेरा फ्रेंड था पिंटू, हमारे ही बैच का है वो, उससे बात करती थी। मतलब उन लोगों से बात करके ना मतलब मन बहुत रिलैक्स हो जाता था कि नहीं, जैसे कि अभी बोली कि मैं भी रोती थी, बहुत रोती थी रूम में। फिर वो लोग से बात करती थी तो वो लोग कहते थे कि नहीं यामिनी, हो जाएगा, कर लेगी, तू बहुत पढ़ती है, तू पूरे डिसिप्लिन में रहती है, नहीं कर लेगी, कर लेगी। मतलब इतना पॉजिटिव एनर्जी आता था कि हाँ बस मैं कर लूँगी अब। तो क्या ऐसी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अगर पीएससी या यूपीएससी क्लियर करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसको वो दो चीज़ तो छोड़नी नहीं चाहिए? ऐसी क्या दो बात आप कंसिस्टेंसी बताइए? और पेशेंस। मेरे ख्याल से मैम कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही, उसके साथ आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि जो सीजीपीएससी या यूपीएससी का जो सिस्टम है थोड़ा सा, वो काफ़ी लंबा समय है। तो एक बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, कई लोग को 6 साल 7 साल ऐसे लग जाते हैं। तो जब हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य और निरंतरता। हाँ, तो जो निरंतर प्रयास कंसिस्टेंसी, और अथक प्रयास। तो ये चारों चीज़ हैं, दो इसका दो मेरा। अच्छा, आप लोग दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में गई हैं, आप डिप्टी कलेक्टर हुई हैं, आप डीएसपी होंगी, तो इन विभागों के बारे में मतलब क्या, ऑफ कोर्स आपने भी कोशिश तो की होगी कि आप भी डिप्टी कलेक्टर ही सिलेक्ट हों, बट ठीक है, आप अगर पुलिस में जाएंगी तो पुलिस आपको फैसिनेट करती है? कैसा, मतलब अपना फ्यूचर आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप अपने आप को यूनिफॉर्म में देख रही हैं, आप अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देख रही हैं, तो क्या विजन है आप लोगों का आगे के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब इसमें आगे जाकर बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। क्या करोगे? सबसे पहला क्या काम है? क्योंकि आप में से किसी एक के घर का जो बाढ़ बहुत आती थी आपके घर में, आपका घर डूब जाता था, है ना? तो आपको लगता है कि जैसे ये तो खैर प्रशासनिक काम है, लेकिन फिर भी तो इस तरह की जो समस्याएं आपने अपने लाइफ में फेस की हैं, आप लोगों को लगता है दोनों को कि आप उन चीज़ों को, क्योंकि इतने आप धरातल से उठ कर आए हैं, तो आपने जो चीज़ें फील की हैं वो आप समाज में उस तबके को तो कम से कम आप ठीक करना चाहेंगे? क्या थॉट प्रोसेस है? मेरा मैम ये मानना है कि जैसे अभी मैंने गांव की हालत देखी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए पढ़ाई, कोई घूम रहे हैं, कोई शराब वराब ये सब, मतलब काफ़ी बिगड़ा हुआ माहौल है गांव में। तो मैं और ऐसा मैम पेरेंट्स के मन में ऐसा आ गया है, मतलब लगभग लोगों के, कि मतलब पढ़ाने में ना बहुत पैसा लगता है, पैसा बहुत लगता है। और जैसे अब मेरे जैसे जॉब में आने के लिए मेरी मम्मी खुद सोचती थी, हम तो नहीं दे सकन 25 लाख 50 लाख 60 लाख दे बर लगते, कैसे पढ़ा लेंगे? मतलब तो हम जैसे लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, हाँ, ऐसा बहुत पैसा माइंडसेट लगता हो जाता है है ऐसा करके। उनका। अब मेरी मम्मी आज ही सवेरे बोल रही थी, हम तो ऐसे ऐसे सोचत रहे हैं, लेकिन तोर बर 2 रुपया नहीं लगी इसको नोल दे बर। मतलब होता नहीं है मैम, बात करते हैं तो इस तरीके का। तो मैं पेरेंट्स को कम से कम ये बताना चाहती हूँ, गांव वाले अधिकतर जिनको इन सब चीज़ की नॉलेज नहीं है, पीएससी क्या होता है ये नहीं जानते हैं, तो बच्चों को ये चीज़ पता चले, उनको पता चले कि पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी सहायता करती है, कि स्कॉलरशिप वगैरह है, और मेहनत करने पर पैसा नहीं लगता है। पैसा तो लगता है बेस बनाने के लिए, लेकिन जितना हम सोचते हैं तो। और खाली पैसे से नहीं होता, अगर पैसे वाला व्यक्ति बच्चा है भी और वो अगर मेहनत नहीं करेगा तो थोड़े सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेहनत से लगभग चीज़ें क्रॉस हो जाती हैं करके मैं बताना चाहती हूँ मैम कि मैम ऐसा है कि अगर हम कुछ करना चाहें, जैसे मैं पीएससी करना चाही, मैं यूट्यूब में देखी सिलेबस वगैरह सब कुछ यूट्यूब में पहले मैं खुद देखी, कोचिंग का ऑप्शन नहीं था कि ज्वाइन करना है घर का सिचुएशन देखकर, लेकिन मेरे मन में था कि मेरे को पीएससी पढ़ना ही है। तो मुझे एक दिन किसी का स्टेटस देखी थी मैं एनएसके से रिलेटेड कि ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं अपने मन में चाही कि मेरे को ये करना है, तो मुझे रास्ता दिख गया। तो ये एक ये भी रहता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिलते ही जाते हैं। सच्चे दिल से अगर आप चाह रहे हैं फोकस्ड होके तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी अंदर से कि मैं करूँ, तो मुझे भी एक रास्ता मिल गया, भले वो स्टेटस के थ्रू मिला हो। मतलब ईश्वर आपको रास्ते दिखाता है अगर आपकी जेन्युइन अप्रोच है तो। जी मैम, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मैं फिजिक्स से एमएससी करी, तो फिर उसके बाद नेट का और सेट का भी थोड़ा सा था कि किस में जाऊँ, डायलेमा था ना कि पीएससी में जाऊँ कि इसमें। तो जैसे कल एग्ज़ाम होने वाला है ना, वैसे ही आज रात को मुझे पता चला कि ये एक
चैरिटी है, जैसे केंद्र है, ये लीड 36 का प्रोग्राम चला रही है करके। फिर संडे को मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद मुझे कॉल आई कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे करके मतलब भगवान भी चाहते हैं कि आप इस फील्ड में जाओ, तो ये एक आशीर्वाद जैसा लगा कि साथ हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? आप लोग दोनों साइंस बैकग्राउंड से हो आप लोग, तो आप लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं? मेरा फिजिक्स ही है मैम। फिजिक्स हो, फिजिक्स तो बहुत मुझे तो आज भी याद है, मैंने तो 12th तक फिजिक्स इतना मर मर के किया था कि बस अब फिजिक्स खत्म हो जाए, और बीएससी में आके सिर्फ केमिस्ट्री रह गया था, तो अच्छा लगा फिर। और पीएससी में आने के बाद ना जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर, वो काफ़ी, और उसके बाद मुझे छत्तीसगढ़ी जो सब भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा से बहुत प्रेम हो गया कि कई बार ऐसा लगता है ना मैम कि माहौल ऐसा बन जाता है कि आप छत्तीसगढ़ी नहीं बोलोगे, तो अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी में काबर नहीं बोलबो, हमार तो कल्चर हरे है। तो मतलब अपने कल्चर के प्रति, क्योंकि आपने उसको इतनी गहराई से समझा, शायद इसलिए। क्या समझा आपने छत्तीसगढ़ कल्चर को? कल्चर में कि जो हमारा कल्चर है यूनिक कल्चर है। यहाँ की बोली है अलग अलग प्रकार की, और छत्तीसगढ़ी में इतना लय है, मतलब जेंडर का तय करबे ओ कर ही, मतलब लगभग स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लगभग बराबर तय है, मतलब बड़े हैं उसको भी तय है करके बात करते हैं, सब में इक्वालिटी दिखता है, एकदम लयबद्धता लगता है, एकदम प्यार मोहब्बत वाले ऐसे मतलब कनेक्शन फील होता है। कनेक्शन फील होता है। और कल्चर में ऐसा है कि आभूषण वगैरह है, पहले तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से पढ़ना चालू किए ना, मोर दादी काका पहने हैं, नानी काका पहने हैं, मतलब अच्छा लगता है। पकवान वगैरह है सारे, और जो त्योहार है, त्योहार का सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतरीन, लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मतलब त्योहारों के पीछे जो कहानियां हैं उसकी वजह से। कहानियाँ भी और मनाने के तरीके हैं, सब मतलब समाज के साथ कैसे मिलते हैं, घुलते हैं, एक दूसरे के घर खाना खाने जा रहे हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि हो रहा है जैसे चलता आ रहा है, लेकिन अब जाने हैं कि इसके पीछे क्या है, उद्देश्य क्या है। भाई कौन सा त्योहार ऐसा है जो आपको लगा कि जिसको जानकर आपको बहुत आश्चर्य हुआ कि अच्छा ये इसलिए मनाया जाता है? बहुत सारे त्योहार हैं मैम, क्योंकि पहले तो सिर्फ मनाते थे, लेकिन अब उसके पीछे जाने, जैसे बहुरा चौथ हो गया, तो जैसे हम लोग टीवी में देखे वो वाला जिसमें गाय अपनी बछड़े को पिलाने के लिए जाती है, वो कृष्ण वाले में, तो पहले समझ नहीं आता था कि क्यों मना रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि माता और बेटे के बीच के प्रेम को दिखाने के लिए मनाया जाता है। और गोवर्धन पूजा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, इसमें कौन कौन सा फूल गड़ाते हैं, क्यों गड़ाते हैं, ये पता नहीं था। मुझे लगता है कि जब आप जितना पढ़ते हैं, जितना रिसर्च करते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट पे तो पकड़ लेते हैं, लेकिन आप एज अ पर्सन भी बहुत ग्रो करते हैं। तो आपने अपने 3 सालों में आपने अपनी ग्रोथ कितनी देखी? हाँ, सबसे पहला मैम कि मेरा कॉन्फिडेंस, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हो तो आप बोलने के लिए झिझकोगे या अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए झिझकोगे। जब हम इस फील्ड में आए तो लगभग सारी चीज़ें पता चल जाती, जिसमें हम इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है और देश दुनिया में क्या चल रही, क्योंकि करंट अफेयर से हम जुड़े होते हैं, तो हम अपने बात को रख सकते हैं कि हाँ ऐसा है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ग्रो करता है मैम, मुझे ऐसा लगता है। एक कॉन्फिडेंस तो है ही, और एक माइंडसेट भी चेंज हो जाता है हर चीज को देखने का। हाँ, नज़रिया चेंज हो मतलब जाता है। पहले हम जिस चीज को दूसरे तरीके से देखते थे, अब वो चीज हम अभी भी उस चीज को देखेंगे, लेकिन उसके पीछे का रीजन जानने का कोशिश करते हैं, और थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचते हैं उसे। पहले सिर्फ हम नेगेटिव वे ही देखते थे या एक पक्ष को देख पाते थे कि, लेकिन अब दोनों समझ पाते हैं कि नहीं। अब इसको कैसे समाज में फैलाएंगे, क्योंकि समाज में होता यही है कि जो एजुकेटेड नहीं है, या क्योंकि आपने भी कहा कि गांव में भी एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, या उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो आप लोगों की भी कोशिश रहेगी कि कम से कम एजुकेशन पर तो काम हो। ये इस एजुकेशन फील्ड में आने का मेन मेरा यही था मैम कि कम से कम मुझे देख के 4 बच्चे वहाँ से निकले, पढ़ाई में मन लगे उनका कि हम भी दीदी के जैसा बने या इनके जैसा बने। तो रहेगा मैम कि बच्चे को कैसे नए नए तरीक़ों से स्कूल की तरफ रुझाया जाए, कैसे आने के लिए वो स्कूल आएँ। तो कोशिश करूँगी मैम कि इस फील्ड में मैं अपना पूरा योगदान दे सकूँ। और अभी तो आप लोगों की ट्रेनिंग बची है, अभी तो ट्रेनिंग में आप लोग और कुछ और इवॉल्व होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग तो अपने आप में एक, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ आप मिलेंगे और आपको पॉलिश किया जाएगा इन चीज़ों के लिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई एक इंसिडेंस बहुत आपको ट्रिगर करता है, जैसे
कभी होता है ना, जैसे मेरे साथ ऐसा है कि अगर मुझे किसी ने ये बोल दिया कि ये नहीं कर पाएगी, तब तो फिर मैं उसको करके ही बताऊंगी चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसा भी होता है ना, कई बार कोई रिश्तेदार होते हैं, उनका कोई बिहेवियर, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ किसी ने कुछ कर दिया हो, कभी जैसे अब आपके फादर पैरालाइज्ड हुए तो ऑफकोर्स पैसों की ज़रूरत हुई होगी, कभी किसी रिश्तेदार के पास आपके पेरेंट्स गए हों, उन्होंने इंसल्ट किया हो, नहीं दिया हो, मतलब होते हैं, देखो ऐसे बहुत हद तक क्लियरली ना हो, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है? हाँ मैम, बस कॉल में मेरे से मतलब मुझसे बात हुआ था ना रिलेटिव्स का, तो उन्होंने कहा था। और कुछ कुछ लोग भी थे जो कहते थे कि मतलब मैं बाहर रह रही हूँ, मेरे फैमिली वालों को टेंशन नहीं है कि मैं बाहर रह रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि इतना दिन तो होगी सोला बाहर रहा तो कितना दिन ले रही हो। हाँ, मतलब वो टॉन्ट जैसा होता था। तो मेरी बहन थी, तो वो उनको रिप्लाई देती थी, तू मन पैसा देवा तो कौला। मतलब उसका भी एक सपोर्ट था बहुत बड़ा कि मैं यहाँ हूँ, तो वो घर पे थी मम्मी पापा के साथ, क्योंकि उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। और जो आस पड़ोस के भाई लोग थे ना, हम लोग 2 ही सिस्टर हैं, तो वो लोग पापा को कभी हॉस्पिटल ले जाना रहता था, उनके दवाई के लिए थोड़ा दूर दूर ले जाना पड़ता है, तो वो लोग सपोर्ट करते थे सारे लोग बहुत। कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए एंटर हुए, उसके पहले का मनोभाव, जब किया, जब पहली बार गए, जब पहली बार आप रिजेक्ट हुई, तब तो होता है ना कि एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि आपको सिनेरियो पता है, तो वो कैसी फीलिंग थी? मैम आप इंटरव्यू एक बार दीजिए या 5 बार दीजिए, जो डर रहता है वो ना हमेशा सेम रहता वो है। हमेशा सेम रहता है। और लेकिन डर है ना, वो गेट के उस पार रहेगा जब तक आप बाहर इंटर नहीं तक। किए। इंटर किए फिर आप सब भूल जाते हैं कि डर क्या था। वहाँ पर बैठे, वो जो 25 से 30 मिनट का सुनने में लग रहा है कि इतना टाइम तक चला होगा, लेकिन वो समय का पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है। वहाँ बहुत हम्बल रहते हैं उन लोग, पहले ऐसे करते हैं माहौल को कि ये डरे ना, झिझके ना, रिलैक्स एकदम हो रिलैक्स जाए। करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एकदम ज़्यादा ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यूज में? आपसे क्या पूछा था? सबसे पहले तो जो मेरा जो भर के फॉर्म ले जाते हैं ना, उसमें 2015 मेरा 10वीं कंप्लीट हुआ है, तो वो लिखा हुआ था लास्ट में। तो 2015 से 2025 तो 10 साल का गैप हो जाता है। तो मैम को लगा कि ग्रेजुएशन का टाइम लिखा हुआ है 2015 ग्रेजुएशन करके, तो आप 10 साल तक क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे? तो नहीं मैम, जॉब तो नहीं कर रही, जॉब नहीं कर रही मैम, पढ़ाई ही कर रही हूँ करके। तो फिर वो देखी होंगी अच्छे से, तो अच्छा 3 ही साल हो रहे हैं आपको, ऐसा करके। तो फिर एक सर पूछे कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं? तो मैंने बोला कि ये पढ़ के आया मैंने। तो मैथ्स बस नहीं बताई कि पढ़ के नहीं आई हूँ करके। चलो आप मैथ्स का बताओ प्रश्न। तो पहला ही क्वेश्चन था कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 0। कितने लाख होते हैं करके। उसके बाद पूछे कितने जीरो होते हैं, और फिर उसके बाद समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका में अंतर बताओ, ऐसे करके। उसके बाद कंप्यूटर साइंस मेरा ग्रेजुएशन है, तो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन आया कि स्मार्टफोन क्या होता है, एआई और कंप्यूटर में आप रिलेशन बता सकते हैं क्या, ऐसे करके। फिर सेकंड मेंबर आए, वो पूछे कि वो उसमें थे शायद फॉरेस्ट विभाग में, तो ऐसा लगा उनके पूछने से कि फिर पूछे कि आप वेटलैंड के बारे में जानते हैं क्या करके। उसके बाद मैंग्रोव वन क्या होता है, छत्तीसगढ़ के ऐसे पक्षियों के नाम बताओ जो रेयरेस्ट हैं, मतलब मिलते नहीं हैं, ऐसे वाला। तो मैं बताई, लेकिन जो पूछना चाह रहे थे पहाड़ी मैना, जो सब जानते हैं, वो याद नहीं आया उस टाइम पे। ऐसा हो जाता है ना कि कुछ चीज़ें एकदम ब्लैंक हो ब्लैंक हो जाता है, तो ऐसा करके याद नहीं आया। बाकी उसके बाद जो मेरा हॉबी था मंडला आर्ट है, और मैंने साड़ी भी पहनी हुई थी मंडला, मतलब आर्ट से बनी हुई, तो बॉर्डर बना हुआ था। तो आर्ट से क्वेश्चन आए, तो फिर वो मैंने बुद्ध जी का बार बार नाम लिया, बुद्ध का। तो फिर उनके जो दर्शन है ना, उससे क्वेश्चन आया कि आप उनके कार्य कारण सिद्धांत को जानते हैं क्या करके। तो फिर बताया मैंने, और बोले कि एक एग्जाम्पल से बताओ करके। तो मैंने दिया का एग्जाम्पल बताया कि जब तक तेल रहता है तब तक दीप जलते रहते हैं करके, क्योंकि हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तो ऐसा वाला था। इस एग्ज़ाम में वो मार्क्स नहीं देखते, वो एक पर्सन को एनालाइज करते हैं कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में कोई आपकी फिक्स्ड प्रॉब्लम तो है नहीं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है कि आप उस प्रॉब्लम को समझ के कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक वो पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है ज़्यादा। आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था?
आपसे क्या क्या पूछा था? जैसे इन्होंने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग इनका इंटरव्यू देख रहे हैं, ऐसे ब्रीफ कर दिया है। मेरा फर्स्ट थिंग कि हम दोनों का इंटरव्यू लास्ट में ही था। अच्छा, तो तब तक वो लोग बिल्कुल फ्री हो चुके थे ऐसा? जबकि बोर हो जाते हैं मैम, सबको डील करना, बार बार वही क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरीके से पूछना, तो लास्ट में ऐसा हो जाता है कि हो गया ना भाई, कितने लोग आते जाएंगे, कितना नया नया क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा नहीं हो जाता है। तो लास्ट में ऐसा कहते हैं, पर ऐसा नहीं था, काफ़ी कूल था माहौल। और लगभग एक अलार्म सेट जैसा था कि लगभग 20 से 25 मिनट में सबको कर देंगे। तो एक रहता ना मैम, ऐसे एक रूम में बैठा दिए होते हैं इंटरव्यू से पहले कि एक एक करके बुलाते जाएंगे, तो सब लोग उठ के जाते जाते हैं ना, हमारा बारी आने वाला होता है, तो जो धक 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 वाला रहता है ना वो काफ़ी एकदम, वो वाला मोमेंट है जो 2 घंटे का, वो काफ़ी एकदम पेनफुल रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा था। मेरे इंटरव्यू में सबसे पहले तो अंदर गई तो वो लोग बैठाए, पानी बॉटल दिए कि डर लग रहा है थोड़ा सा। नहीं सर, नहीं लग रहा है। फिर कंप्यूटर साइंस है मेरा बैकग्राउंड, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन किए, उससे रिलेटेड अभी एआई मिशन वगैरह चल रहा है वो पूछे, इंटरनेशनल कुछ करंट अफेयर्स पूछे थे कंप्यूटर से रिलेटेड जो मुझे नहीं पता था, तो मैं उसमें सॉरी मैम बोली थी। फिर सर पूछे थे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है, बीसीसीआई और सीएसआर, और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स पूछे, हाँ कि ये क्या है बताइए ऐसे करके। और फिर नेक्स्ट एक सर और आए, फिर वो हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मेरा हॉबी मेहंदी लगाना है। अच्छा, अरे तो पूछे कि मेहंदी का पेड़ होता है या झाड़ी होता है ऐसे करके, तो मेहंदी का झाड़ी होता है। तो फिर ये पूछे वो कि मेहंदी को हम हाथ में लगाते हैं तो उसका रेड कलर आता है, और उसको दीवार में लगाने से ग्रीन कलर क्यों आता है। तो उसमें मेहंदी में एक केमिकल रहता है लासोन, और हमारी स्किन में एक प्रोटीन रहता है कैरोटीन, तो वो जब हम स्किन में लगाते हैं तो रिएक्शन करके रेड कलर देता है। तो मैं ऐसे उनको रिप्लाई दी। फिर एक मैं बीटेक कर रही हूँ, तो आप बीटेक क्यों की हो, छत्तीसगढ़ में उसका स्कोप नहीं है, आप जितना पैसा खर्चा करके पढ़े हो उतने का तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, ऐसा उनका क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि सर छत्तीसगढ़ में थोड़ा स्कोप अभी वर्तमान में कम है, लेकिन सरकार अभी प्रयास कर रहा है, वो सेमीकंडक्टर मिशन वगैरह भी ला रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। नहीं, जैसे ये सिर्फ पीएससी के इंटरव्यूज़ में ही आप दोनों से मिलके उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, आज हमें भी और हमारी पूरी टीम को भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग आए हमारे प्रोग्राम में और अपनी इतनी खूबसूरत जर्नी, जो कि हम लोगों को लग रही कि इंस्पायरिंग भी है, खूबसूरत भी है, कितनी चैलेंजिंग रही है तो आप ही लोग जानते हैं कि ये जर्नी कितनी चैलेंजिंग है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर रास्ता डिफ़िकल्ट होता है तो फिर जब आप उस रास्ते पर आगे मंजिल पर पहुंचते हो तो उसका नज़ारा और भी खूबसूरत होता है। ऐसे होता है ना? जी, थैंक यू मैम, हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलके। आज यामिनी और सुष्मिता से बात करके इस बात का यकीन तो बिल्कुल हो गया है कि सपने देखना ही काफ़ी नहीं है, सपने पर उसे पूरा करने के लिए मजबूती से डटे रहना भी ज़रूरी है। चाहे लाख मुश्किलें आए, असफलता आए, चाहे कोई भी परेशानी आए, चैलेंजेस आए, सिर्फ नज़र आपकी अर्जुन की जिस तरह से आँख, मछली की आँख पर जो नज़र थी, उसी तरह से अपने सपने, अपने लक्ष्य की तरफ अपनी आँख होनी चाहिए और पूरी कोशिश, पूरे हौसले, पूरे जज्बे के साथ अपने सपने को साकार होने की तरफ काम करते रहना चाहिए। और यही शायद यूज़ेड के पॉडकास्ट का ज़रिया है कि हम चाहते हैं कि इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल इंसिडेंसेस लाइफ के आप तक पहुँचें, जिससे आपकी भी लाइफ में कुछ वैल्यू एड्स हो सके। और हमारे एपिसोड्स को आप ऐसे ही देखें, लाइक कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। आज इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।